नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में यह हमारा लेक्चर नंबर 29 है। आज हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में कि 1935 का एक्ट आएगा तो उसमें क्या क्या ऐसा प्रावधान होगा, क्या क्या बदलाव होगा भारत में। और इस टॉपिक से बीपीएससी हो या यूपीएससी हो क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो दो चार फैक्ट हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने का, लेकिन जो भी एग्ज़ाम में आता है हम उसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं 1937 में चुनाव होगा और इलेक्शन भारत के बहुत सारे लोग लड़ेंगे। कहाँ कहाँ कांग्रेस उस समय या मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा, ये सब जो भी पार्टियां हैं कहाँ पे सरकार बना रही हैं, ये सब हम देखेंगे। साथ में 1939 में एक कांग्रेस का अधिवेशन होगा त्रिपुरी में, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाएगा अध्यक्ष, और इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी होगी। तो सुभाष चंद्र बोस और त्रिपुरी संकट के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। और इसके लास्ट में हम थोड़ा सा सेकेंड वर्ल्ड वार की चर्चा करते हुए फिर लिनलिथुओ प्रस्ताव में आएंगे और उसकी बात करेंगे। देखिए 4 टॉपिक है और चारों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न का यही ब्यूटी है कि किसी भी टॉपिक को आप कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। हर टॉपिक एक दूसरे से लिंकअप करता है और हर टॉपिक एग्ज़ाम से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए हम इन चारों टॉपिक को आज डिटेल में देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या इसमें हुआ है और हमारे एग्ज़ाम के लिए इसमें क्या इम्पोर्टेंट है। चलिए हम एक एक टॉपिक को देखेंगे। 1935 का एक्ट जो है, हम सबसे पहले यह देखेंगे कि यह एक्ट आता क्यों है, आखिर इस एक्ट को आने का कारण क्या है। हमने किताब में बहुत जगह पढ़ा है कि 1935 का एक्ट आया, इसमें ये है वो है क्या है, सब कुछ है, लेकिन इसके पहले आने का कुछ कारण देख लेते हैं। 1919 का जब एक्ट आया था तो उसमें कहा गया था कि हर 10 साल के बाद हम एक कमेटी बनाएंगे, रिव्यू करेंगे कि हम कितना प्रोग्रेस अपना किए हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि साइमन कमीशन बनता है, जिसको 1929 में बनना चाहिए, जो 1927 में बन जाता है। भारत आता है और अपना रिपोर्ट देता है। देखिए 1919 का रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन बन चुका है और 28-29 में अपना रिपोर्ट दे देता है। तो एक तो हमारे पास साइमन कमीशन का रिपोर्ट है। दूसरा, जब साइमन कमीशन बन रहा होता है, अपना रिपोर्ट बना रहा होता है, उसमें सचिव कौन होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होते हैं, लॉर्ड बर्केनहेड। हमने आपको बताया था कि लॉर्ड बर्केनहेड एक तंज कसते हैं, चुनौती देते हैं भारतीयों को कि आप लोग भी कुछ ऐसा कानून बनाइए, एक ड्राफ्ट बनाइए कि हम लोग आगे जब कानून बनाएंगे तो उसमें आपके ड्राफ्ट को शामिल करेंगे। इस चुनौती को मोतीलाल नेहरू स्वीकार करते हैं और अपना नेहरू रिपोर्ट बनाते हैं, और नेहरू रिपोर्ट भी अंग्रेज़ों के सामने दे चुके हैं। एक तो साइमन कमीशन है यहाँ पे, दूसरा नेहरू रिपोर्ट आ गया है, तीसरा हमने पढ़ा था कि जब असहयोग आंदोलन गांधी शुरू करते हैं तो उसको कमज़ोर करने के लिए, दबाने के लिए, जब अंग्रेज़ परेशान हो जाते हैं तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यही मकसद है कि भारत के लोगों से, कुछ लोगों से बात करें और एक कॉमन कुछ एजेंडा, नियम बनाया जाए। तो देखिए 3 तरीके का प्रस्ताव मिल चुका है। साथ में हम देखेंगे और छोटे छोटे कमीशन है जिसका उतना जिक्र करना ज़रूरी नहीं होता है। तो ये तीनों प्रस्ताव अंग्रेज़ों के सामने हैं और इस आधार पे एक कानून बनाना है। और टाइम पे, जैसे 1919 का एक्ट आया था, उसके बाद हम देखें, उसके पहले देखें तो 1909 का एक्ट आया था। तो टाइम पे इनको भी कुछ नियम कानून बनाना था। तो इन सारे प्रस्तावों के मद्देनज़र 1935 का एक्ट आएगा और इसमें बहुत सारे प्रावधान होंगे। वैसे प्रावधान देखा जाए तो इतना ज़्यादा है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे, हम पढ़ा नहीं पाएंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन 2, 4, 5 फैक्ट इसमें ज़रूरी है, उसको हम देख लेते हैं क्या क्या है इसमें ज़रूरी। कहा जाता है कि भारत के संविधान जब बना था उसमें टोटल 395 आर्टिकल था। इसमें से हम बात करें तो देखिए कहीं कहीं आपको मिलेगा 200 से ज़्यादा, कहीं कहीं आपको किताब में मिलेगा 250 तक आर्टिकल जो है इस संविधान से लिया गया था, मतलब इस एक्ट के थ्रू लिया गया था। ठीक है, ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत यही है। भारतीय जब मूल संविधान बना 1950 में, तो अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा कहीं से अगर लिया गया था सोर्स, तो यही था 1935 का एक्ट। मूल संविधान जो था उसमें 395 आर्टिकल था, जिसमें से 200 या 250 आप मान के चलेंगे, 200 प्लस जो आर्टिकल था वो लिया गया था आपको 1935 के एक्ट से। ठीक है, दूसरा इसमें पूछा जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन
कब आया था? हमने 1919 के एक्ट में पढ़ा था स्टेट के बारे में, और 35 के एक्ट में हम पढ़ते हैं केंद्र में द्वैध शासन आया था। यह टाइम था 1935 का एक्ट। तो देखिए यह दोनों जो फैक्ट है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप थोड़ा सा इसे याद रखेंगे। तीसरा बात इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। अब तक हमने देखा था कि कलकत्ता का जो हाई कोर्ट होता था वही सबसे बड़ा कोर्ट होता था, लेकिन पहली बार इसमें कहा गया 1935 के एक्ट में कि हम एक सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली बार चर्चा कब होती है, तो 1935 के एक्ट में होता है। उसके बाद देखेंगे वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी एक्ट में वर्मा को भारत से अलग किया जाएगा और एक कहा जाएगा कि हम एक आरबीआई का गठन करेंगे। बस देखिए 4-5 फैक्ट है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में यही सब पूछा जाता है। इससे ज़्यादा डिटेल में यहाँ से नहीं पूछा जाता है। और बाकी जो इसमें और प्रावधान है क्या कैसे हुआ वो पूरा डिटेल मेंस का टॉपिक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस हम उसको कम करेंगे, ठीक है। इतना से आपका काम चल जाएगा। देखिए अब देख लेते हैं इसके बाद 37 का चुनाव आता है। 37 में भारत के बहुत सारे लोग चुनाव लड़ेंगे और भारत के बहुत सारे स्टेट में चुनाव होगा। तो कांग्रेस पहली बार चुनाव में पार्टिसिपेट करेगी और बहुत जगह जीतेगी भी और सरकार भी बनाएगी। आप बुक में कई जगह पढ़े होंगे कि आपको कहीं कहीं लिखा रहता है 5 जगह सरकार बनाती है, कहीं कहीं 6 जगह सरकार बनाती है। अब कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो देखिए दोनों में कन्फ्यूज़न यही है कि 5 जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा, 5 जगह पूर्ण बहुमत मिलेगा। तो अब जहाँ पूर्ण बहुमत मिलेगा तो वहाँ पे तो सरकार बनना तय है। ये जगह कौन सा है? यह जगह है यूपी, एमपी, उड़ीसा, बिहार और मद्रास, ठीक है। अब एक जगह ऐसा है, सॉरी बॉम्बे हो गया यहाँ पे। बॉम्बे में क्या होता है कि जो पूर्ण बहुमत मतलब 50% +1 होना चाहिए, लेकिन इससे थोड़ा सा कम मिलेगा, मतलब बहुमत से थोड़ा कम पीछे रह जाएगी। लेकिन अब किसी और पार्टी के समर्थन से यहाँ पे मतलब गठबंधन की सरकार बनेगी और बॉम्बे में बाद में सरकार बनाएगी। तो देखिए किसी बुक में आपको कहीं हो सकता है पूछा जाता है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने जगह अपनी सरकार बनाई, तो टोटल सरकार बनाई 6 जगह, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है 5 जगह, एक जगह जो होता है गठबंधन की सरकार है, वो जगह है आपका बॉम्बे, ठीक है, याद रखेंगे। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं पंजाब में भी सरकार बनेगा सिकंदर हयात खान के अध्यक्षता में। ये सब उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। बंगाल में ये बंगाल वाला एक इम्पोर्टेंट है, एक बंगाल में सरकार बनेगा और दूसरा सरकार बनेगा सिंध में। बंगाल की जो सरकार बनेगी ये बनेगा फजलुल हक, एक कृषक प्रजा पार्टी उस समय है, उस पार्टी के मेंबर हैं और इनका सरकार बनेगा। और सिंध में जो सरकार बनेगा ये बनेगा अल्लाह बख्श, इनके नेतृत्व में सरकार बनेगा। और देखिए इस एरिया में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जो दोनों एक दूसरे से कट्टरता की बात करते हैं, मुस्लिम लीग क्या मुस्लिम की बात करने लगी है, हिंदू महासभा क्या हिंदू की अपनी बात वकालत करते हैं, और ये दोनों मिलकर उसमें सरकार बनाएंगे। और इसका अभी भी काफ़ी हद तक क्रिटिसिज्म किया जाता है कि दोनों एक मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहे थे, एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो दोनों एकजुट होते हैं और मिलकर सरकार बनाते हैं, जिसकी आज भी क्रिटिसिज्म किया जाता है। यह जितना भी सरकार बना सब सरकार 1939 में ये सरकार सब रिजाइन कर देती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे डिटेल में, इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए अब इसका कुछ गांधी जी हमेशा देखेंगे कि ये चुनाव होता था उस चुनाव के हमेशा विरोध में रहते थे। उनका मानना था कि भारतीयों को अभी चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, सरकार में भाग नहीं लेना चाहिए। इनका मकसद ये था, वो कहते थे कि अभी आप सरकार में भाग लेंगे तो कहीं ना कहीं आप में
एक भ्रष्टाचार आ जाएगा आप में, एक जब पावर मिल जाएगा तो पावर का आप दुरुपयोग करेंगे और जो आंदोलन की लड़ाई आप लड़ रहे हैं उस आंदोलन की लड़ाई को कहीं ना कहीं डिमीन करेंगे, कमज़ोर करेंगे। ठीक है, यह गांधी का मानना था। लेकिन कुछ हद तक इन्होंने आगे बढ़ा। सबसे बड़ी उपलब्धि इस गवर्नमेंट बनाने में ये रही कि लगभग 28 महीने तक इनका सरकार चला था। यह फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा है कि यह जो सरकार बना था 1937 का चुनाव में जो सरकार बना था, कितने महीने तक सरकार चला था? लगभग 28 महीने चला था। और इस सरकार में सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही बनाने के बाद कि इस टाइम में जो इन्होंने सरकार चला, लोकतांत्रिक ढंग से एक बेहतर सरकार चलाई इन लोगों ने, और इससे आम लोगों का कांग्रेस में विश्वास बढ़ा। और लोगों को लगा, जो लोगों को पहले ये लगता था कि अंग्रेज़ अगर चले जाएंगे तो भारत कैसा होगा, कौन सरकार चलाएगा, तो ये लोगों को एक विश्वास जगा कि नहीं, अगर अंग्रेज़ चले गए तो भारतीय सक्षम है कि सरकार चला सकते हैं और लोग एक डेमोक्रेसी हमारे देश में आ सकती है। ये लोगों का सबसे बड़ा विश्वास बढ़ा, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। दूसरा बात इसमें ये हुआ कि कांग्रेस जो भी उसमें नीति बनाती थी, हालांकि देखिए नीति का ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन उसमें हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इनका जो विचार था, किसान मजदूर महिलाओं को ध्यान में रख के इन्होंने नीति बनाई, यह इसकी थोड़ी पॉजिटिव पॉइंट थी। क्योंकि नया नया सरकार था तो काम ये लोग भी थोड़ा काम किए, हालांकि काम ज़मीनी स्तर पे दिखा नहीं, लेकिन नीतिगत स्तर पे इन लोगों का काम दिखा। ठीक है, लेकिन आलोचना के एक पॉइंट कहा जाता है कि कुछ नेता ऐसे थे जो शक्ति उनको मिल गई। जब पहले तो क्या थे, आंदोलन करते थे, आम आदमी थे, लेकिन जब उन नेता बन गए, उनको शक्ति मिल गई, तो कहीं ना कहीं जिससे व्यक्तिगत दुश्मनी था, दुश्मनी निकालने के लिए किसी न किसी हद तक उन्होंने जाके मतलब अपने पद का दुरुपयोग किया। जो गांधी हमेशा जिस बात का डर था गांधी को, और वही बात थोड़ा हो तो थोड़ा सा आलोचना भी है इसमें। तो मिला जुला के यहीं अगर समीक्षा की बात करें तो आप यहीं दोनों पॉइंट लिख देंगे, हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं इसमें कि एक हरिपुरा कांग्रेस हुआ था 1938 में। हरिपुरा कांग्रेस होता है और यह बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें पहली बार सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हरिपुरा है कहाँ पे, तो हरिपुरा है गुजरात में। देखिए कांग्रेस का एक सेशन होता है, कांग्रेस का हर साल एक सेशन होता था, अधिवेशन होता था, जिसमें सब लोग बैठते थे और एक वहाँ मेजोरिटी से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 1938 में, इसमें हम देखते हैं कि इसमें अध्यक्ष चुना जाएगा सुभाष चंद्र बोस को। और देखिए सुभाष चंद्र बोस उस समय जो है इस समाजवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हो चुके हैं, और इसी टाइम में क्या करेंगे, एक प्लानिंग कमीशन बनाएंगे। प्लानिंग कमेटी बनाएंगे सुभाष चंद्र बोस। पहली बार जब 38 में अध्यक्ष बनेंगे तो उसके बाद एक प्लानिंग कमेटी बनाएंगे। देखिए बनाएंगे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इस प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाएंगे जवाहरलाल नेहरू को। देखिए इन दोनों में ये इस टाइम में देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों समाजवादी नेता बड़े स्तर पर हो गए हैं, दोनों का विचार एक दूसरे से पूरा मैच करता है। तो सुभाष चंद्र बोस एक प्लानिंग कमेटी बनाएंगे और इसके अध्यक्ष बनाएंगे जवाहरलाल नेहरू को। जो कुछ लोग ये बात करता है कि इन दोनों में नहीं बनती थी, तो आप देखिए कमेटी के चेयरमैन बना रहे हैं इनको, तो कैसे नहीं बनती थी। और बाद में थोड़ा सा नीतिगत स्तर पे दोनों में वैचारिक स्तर पे मतभेद होता है। एक बार ऐसा घटना होगा कि यूरोप से जब लौटेंगे तो थोड़ा सा मतभेद हुआ होगा, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में चाहे मतभेद है भी तो बहुत वैचारिक स्तर पे है, वो व्यक्तिगत स्तर पे नहीं है, इस टाइप से समझेंगे। तो प्लानिंग कमेटी बनाएंगे। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पहली बार प्लानिंग कमेटी कब बनाई जाती है, तो वह 38 में बनाई जाती है और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई जाती है और उसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। इस सब कमेटी का एम क्या था, अगर इसकी एम की बात करें तो इसका एम था कि योजनागत रणनीति द्वारा विकास की एक रूपरेखा बनाई जाए और उससे भारत का विकास किया जाएगा। और यही प्लानिंग कमेटी जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बनते हैं आज़ादी के बाद,
तो प्लानिंग कमीशन में बदल जाता है, योजना आयोग में बदल जाता है। इसी का बदला हुआ रूप है, मतलब दोनों का अगर काम देखें तो लगभग एक ही है, ठीक है। तो 38 का इलेक्शन इंडियन नेशनल कांग्रेस का सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हरिपुरा है कहाँ पे? गुजरात में है। अब देखिए, ये तो भूमिका थी, अब ट्विस्ट आएगा 1939 में। जब 39 का चुनाव होगा तो एक बार तो जीत गए हैं सुभाष चंद्र बोस, अब 39 के चुनाव में फिर खड़े होंगे। देखिए यहाँ पे त्रिपुरी की बात हो गई। त्रिपुरी कहाँ पे है? यह है जबलपुर में, और जबलपुर कहाँ पे है? यह है एमपी में। आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। जब 1939 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होगा वो त्रिपुरा में होगा, जबलपुर में होगा, और वहाँ पे फिर सुभाष चंद्र बोस को खड़ा किया जाएगा कि आप अध्यक्ष पद के लिए खड़ा होइए। लेकिन इनके विपक्ष में इधर होंगे सुभाष चंद्र बोस, इनके विपक्ष में खड़ा होंगे पट्टाभी सीतारमैया। और वहाँ पे जितने लोग हैं, मतलब जितने सदस्य हैं, इन दोनों में से एक को चुनना है। पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब वोटिंग होगा तो पाया जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। अब जब सुभाष चंद्र बोस जीत जाएंगे, पट्टाभी सीतारमैया हार जाएंगे, तो वहाँ पे गांधी एक स्टेटमेंट देते हैं कि यह पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है, यह मेरी व्यक्तिगत हार है। यह स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखेंगे कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है, किसके कंटेक्स्ट में दिया है, कब दिया है, ये सारी घटना आप याद रखेंगे। पट्टाभी सीतारमैया हार जाएंगे तो इसके बाद गांधी स्टेटमेंट देंगे। सुभाष चंद्र बोस जीत जाएंगे तो देखिए अब तो अध्यक्ष पद इन्हीं को मिलेगा, ये अध्यक्ष बन भी जाएंगे। लेकिन जब यह अध्यक्ष बनेंगे उसके बाद कुछ अनबन हो जाएगा कांग्रेस में इनसे, और घटना ये होगा कि एक इसमें है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत एक प्रस्ताव पास करेंगे। किसी भी सभा में कुछ पास करना होता है, रिजोल्यूशन पास करना होता है, तो एक प्रस्ताव आता है कि हम इसको बढ़ाते हैं, आप इस पर वोटिंग कराया जाए। तो सबसे पहले जो कांग्रेस काम करेगी तो एक कमेटी होती थी उसकी, कुछ लोगों का 15, 20, 25 लोगों का कमेटी होता था, और उसका एक चेयरपर्सन होता था, ठीक है। तो चेयरपर्सन कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। इनको अब ये अध्यक्ष बन गए तो इसका मतलब ये थोड़े है कि सब काम अकेले करेंगे, इनको काम करने के लिए कमेटी बनेगी ना। तो कमेटी जो बनना है तो उसी कमेटी बनने के लिए गोविंद बल्लभ पंत एक प्रस्ताव पास करेंगे और कहेंगे कि जो कमेटी बनाई जाए वो गांधी के अकॉर्डिंग बनाई जाए, मतलब गांधी से संबंधित कुछ लोगों को शामिल किया जाए, ठीक है। और यही बात से सबसे बड़ा विरोध होता है और यहीं से अनबन होगा। लेकिन यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है वो मना कर देंगे, और सुभाष चंद्र बोस को मन है, उनकी इच्छा है कि नए नए लोगों को उसमें जो कमेटी बनाया जा रहा है उसमें नए लोगों को प्रवेश दिया जाए, मतलब उनके विचारधारा के लोगों को प्रवेश दिया जाए। तो कुछ हद तक लोगों का मानना था कि ठीक है, आप इनके प्रस्ताव को नहीं मानते हैं तो आप अपने लोगों के नाम को भी शामिल करिए। लेकिन ये बहुत दिन तक ये अपने हित के लोगों को, मतलब जिनको ये चाहते थे उनके नाम को भी डिक्लेरेशन नहीं कर पा रहे थे, और गांधी के प्रस्ताव को भी ये नहीं मान रहे थे। इसी बात पे बहुत सारा विवाद हुआ, और यहाँ पे गांधी थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं और ये भी नाराज़ हो जाते हैं। और मेन मुद्दा यही था कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, कार्यकारिणी समिति था, उसके गठन पे लेके सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों के बीच में थोड़ा सा मतभेद होता है। मतभेद नहीं, मतलब वैचारिक मतभेद कह सकते हैं यहाँ पे। और ज़्यादातर जो लोग थे गांधी के समर्थन में थे, और सुभाष चंद्र बोस की जो रवैया थी यहाँ पे लोगों को, कांग्रेस के इंटरनल लोगों को पसंद नहीं आई। और सुभाष चंद्र बोस ने जब देखा कि अंदर में लोग हमसे नाखुश चल रहे हैं और लोग गांधी के खेमा में ज़्यादा जा रहे हैं, तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अपने कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उस पद से इस्तीफ़ा दे दिया। अब जब इस्तीफ़ा देंगे तो पद तो खाली हो जाएगा।
तो ये हट ही गए हैं और पट्टाभी सीतारमैया 2 नंबर पे इनको बैठाया नहीं जा सकता है। अगर इनको बैठा दिया जाए तो ये और अन्याय हो जाएगा। तब देखिए इस कंडीशन में किसी बाहरी आदमी को बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, और ज़्यादातर प्रेफर वही आदमी किया जाता है कि उस व्यक्ति का कद इतना बड़ा हो कि कोई विरोध नहीं कर पाए। और इस टाइम में एंट्री होता है राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनेंगे और राजेंद्र प्रसाद का कद ऐसा है कि इनको न गांधी विरोध कर सकते हैं, तो गांधी के बहुत बड़े चेला हैं, न पट्टाभी सीतारमैया विरोध करेंगे, न सुभाष चंद्र बोस विरोध करेंगे। मतलब ये न्यूट्रल छवि के आदमी है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी खेमा के कोई आदमी नहीं है। तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया जाएगा और सारा मामला यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आपसे एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि त्रिपुरी कांग्रेस में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहे हैं, उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है, आप एकदम याद रखेंगे, यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। और इस गठन में लोग चाहते थे कि कांग्रेस के जो मेंबर हैं वो गांधी के विचारधारा के अनुसार या गांधी के मन के हिसाब से लोग शामिल हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चाहते हैं कि हमारे मन के लोग शामिल हो और किसी न किसी तरह से एक थोड़ा देखिए एक नेतृत्व की भावना उनमें थी, एक ये चाहते थे कि हम ही मतलब सारा कुछ चलाएं और यही दोनों में विरोधाभास होती है। दूसरा सबसे बड़ा इसमें बात होता है, दूसरा बात इसमें होगा कि इस जब अध्यक्ष बनेंगे सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस कहेंगे, जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनेंगे तो उनका एक ये भी प्रस्ताव होगा, वो कहेंगे कि गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, गांधी जी नेतृत्व करें, लेकिन उनका नेतृत्व का एजेंडा कैसा होगा, उनका रूपरेखा कैसा होगा आंदोलन का, वो कांग्रेस तय करेगी और हम तय करेंगे। कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं और गांधी को मतलब गांधी बहुत बड़े लीडर हैं, उस समय सबसे बड़े लीडर हैं। और गांधी की एक मतलब गांधी की एक बात हम बता देते हैं कि गांधी अपना लीडरशिप खुद करते हैं, आंदोलन कैसे करेंगे खुद डिसाइड करते हैं, ड्राफ्ट क्या होगा खुद बनाते हैं, और सब कुछ गांधी अपना काम खुद करते हैं, अपना काम किसी को नहीं करने देते हैं। और देखिए जब आदमी अपना काम खुद करता हो और वह किसी के अंडर में आके काम करे, और भी जूनियर के अंडर में आके काम करे, तो एक कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और सुभाष चंद्र बोस गांधी से काफ़ी जूनियर हैं और सुभाष चंद्र बोस इसमें मानने लगते हैं कि हम कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं तो कहीं ना कहीं हम वो सारे चीज़ों पे अपना नियंत्रण करें, यहाँ तक गांधी के आंदोलन पे भी नियंत्रण करना चाहते हैं कि हम ड्राफ्ट बनाएंगे और जैसा कहा जाएगा कांग्रेस के द्वारा आप वैसा ही आंदोलन करेंगे। यह बात गांधी को बहुत नागवार गुजरती है और इस बात से जो कांग्रेस खेमा के जितने लोग हैं सारे लोग सुभाष चंद्र बोस को उसमें अगेंस्ट चले जाते हैं। और वहीं जो बात सुभाष चंद्र बोस देखते हैं कि भाई कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष तो हम हैं, लेकिन मन ही मन सारे लोग गांधी के सपोर्ट में चले गए हैं, तो इस बात से वो अध्यक्ष पद अपना रिजाइन कर देंगे। देखिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक कहा जाता है कि वो लीडर बहुत अच्छे थे, लेकिन लीडर की एक सबसे बड़ी खासियत होती है ना कि वो सारा नेतृत्व अपने पास रखना चाहता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम में रहना चाहता है। और ये सुभाष चंद्र बोस में एक खासियत थी और यही खासियत यहाँ पे त्रिपुरी संकट में सबसे बड़ा कारण बनी। ठीक है, तो अब आप इसको बेहतर समझ गए होंगे। यहाँ से 2-3 टॉपिक, यहीं से 2-3 क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। जब सारा घटना हो जाएगा त्रिपुरी कांग्रेस का, जब रिजाइन दे देंगे, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाएंगे, तो इसके बाद कांग्रेस का बैठक होगा और होगा कि अब सुभाष चंद्र बोस का क्या किया जाए। तो अब देखिए सुभाष चंद्र बोस पे एक्शन लिया जाएगा और सुभाष चंद्र बोस को 3 साल के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को 3 साल के लिए सदस्यता से बाहर कर दिया जाएगा कि आप कांग्रेस के सदस्य नहीं रहेंगे और बंगाल में अध्यक्ष पद पर हैं। सुभाष चंद्र बोस उसमें बंगाल के अध्यक्ष थे, यह अध्यक्ष पद भी इनसे ले लिया जाएगा। ठीक है, ये 2 घटनाएं होगी
और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनका मोह भंग हो जाएगा। देखिए यही है राजनीति, जो 38 में अध्यक्ष रहते हैं 39 में अध्यक्ष बनते हैं, और ऐसा परिस्थिति आती है कि वो उस पार्टी से बाहर चले जाते हैं और अपना जो अध्यक्ष पद था बंगाल को भी निकल जाता था। यही है राजनीति, कब आपको मिलेगी और कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इसी टाइम में सुभाष चंद्र बोस एक नया पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे सुभाष चंद्र बोस, और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि यह कब बनता है। तो 1939 में जब ये रिजाइन करते हैं उसके बाद नया एक संगठन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। ये सॉरी पार्टी नहीं था, मैंने पहले पार्टी बोल दी, पार्टी नहीं था, यह एक ऑर्गेनाइजेशन था, और यह फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और फिर उसी के रिगार्डिंग उसी के सिलसिले में अपना काम धाम करते हैं। और फिर इनका देखेंगे INA वगैरह, इसकी बाद हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे थोड़े बाद में, ठीक है। तो ये था 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, और जो विवाद हुआ था वही था। अब देखिए एक और यहाँ पे घटना होगी सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय जो भी हैं, मतलब भारतीय जो भी हैं उसमें तो कांग्रेस ही है सबसे बड़ा लीडर। कांग्रेस कहेगा कि हम समर्थन नहीं देंगे, हम किसी का समर्थन नहीं देंगे। लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस का ये मानना होगा कि देखिए अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ब्रिटेन वाले तो अपने उलझे हुए हैं युद्ध में, हम क्यों ना इनके जो दुश्मन हैं, इनके दुश्मन से हम समर्थन लें और उनके समर्थन लेके हम ब्रिटिशर्स को हरा दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी विवाद होगा इन दोनों में। अब देखिए एक साइड में ब्रिटेन है, एक साइड में ब्रिटेन के खिलाफ में कौन है, जर्मनी है। अब सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं कि ब्रिटेन तो हमारा दुश्मन है, ये है, लेकिन दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। हम दुश्मन से समर्थन लेके आज़ादी लड़ लें। तो अगर ब्रिटेन दुश्मन है तो दुश्मन कौन हुआ, जर्मनी। इनका मानना है कि हम जर्मनी से समर्थन लें और भारत की आज़ादी दिला दें। और जर्मनी में कौन बैठा है, हिटलर बैठा है, और हिटलर से नेताजी मिलते भी हैं, सुभाष चंद्र बोस मिलते भी हैं बाद में जाके। तो अब कांग्रेस कहती है कि ठीक है, आप तो कहते हैं कि ब्रिटेन हमारा दुश्मन है, ब्रिटेन को हम हराएंगे, बात सही है, लेकिन ब्रिटेन को हराने के लिए हम जर्मनी का समर्थन लेंगे। और जर्मनी में कौन बैठा है, हिटलर। हिटलर तो और बड़ा जाहिर आदमी है, समझ गए ना। तो इनका मानना है कि हम ब्रिटेन को हराएंगे, बात सही है, हम लोगों का मदद भी लेंगे, लेकिन हम हिटलर का तो मदद कतई नहीं ले सकते हैं, हम जर्मनी का मदद तो कतई नहीं ले सकते हैं। इसलिए हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपका जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव को हम नहीं मानेंगे। और ये भी सबसे बड़ा कारण था उसमें विवाद का। सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस में ये विवाद का सबसे बड़ा मत था कि दोनों का जो वैचारिक मतभेद था, वैचारिक जो सोच था, अलग अलग था, ठीक है। ये था वर्ल्ड वॉर। अब चलिए थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर के बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सितंबर 1939 की घटना है। हालांकि देखिए यह जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ चर्चा हुआ है तो कर देते हैं। सितंबर 1939 में जर्मनी पोलैंड पर हमला करेगा, और जैसे पोलैंड पर हमला करेगा युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। उसी के बाद ब्रिटेन और जर्मनी ये दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ युद्ध स्टार्ट कर देंगे, और ये चारों देश सबसे पहले यहीं स्टार्ट करेंगे लड़ाई को। और देखिए यहाँ पे ब्रिटेन है और यहाँ पे जर्मनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, जर्मनी को हराने के लिए ब्रिटेन को हराने के लिए हम जर्मनी का तो समर्थन नहीं कर सकते हैं, ये कांग्रेस का मत था। और सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ब्रिटेन के हराने के लिए हमें किसी का समर्थन लिया जा सकता है, यही दोनों मत था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जो कांग्रेस की सरकार बनी है 5-6 जगह, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो उसमें जो वायसराय है आपको लिनलिथगो।
इसको डर है कहीं ना कहीं कि हम तो उलझे हैं युद्ध में, अगर भारत में लोग कहीं ना कहीं आंदोलन अगर छेड़ दिए, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो अंग्रेज़ों को ये डर है कि कहीं ना कहीं अगर भारत में आंदोलन छिड़ गया तो हमारी सरकार यहाँ से जा सकती है। तो लिनलिथिगो क्या करता है कि भारतीयों को खुश करने के लिए बोलता है कि आप भी इनसे बिना पूछे, यह बोलता है कि भारतीय भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के समर्थन में भागीदार हैं। अब इस बात को लेके जो भी कांग्रेस के उसमें नेता हैं, इनको बहुत मतलब बुरा लगा कि आप हमसे बिना पूछे भारत को युद्ध में शामिल कैसे कर लिए। बात सही भी है भाई, भारत को युद्ध में शामिल करना है, भारत के लोग तय करेंगे, भारत के नेता तय करेंगे ना, ये अंग्रेज़ कैसे तय कर दिए। और भारत को उस युद्ध से क्या मतलब है, इनका यही पक्ष था कि हम क्यों लड़े भाई, किसी के सपोर्ट में किसी के अगेंस्ट में लड़ने से हमको मतलब कि हमको मिलने वाला क्या है। तो यह विवाद था कि भारत से बिना पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया था। इसी बात में जब इन लोगों ने वायसराय से पूछने गया कि भाई लिनलिथिगो से, जब इन्होंने कांग्रेस के नेता लोग पूछने गए कि आखिर क्यों भारत को आप शामिल किए, कुछ कारण दीजिए, तो लिनलिथिगो कुछ स्पष्ट बताने से इनकार करता है। और इस आधार पे ये लोग एक प्रस्ताव रखते हैं लिनलिथिगो के पास कि 2 कंडीशन में हम युद्ध का समर्थन कर सकते हैं। अगर आप ये कहिए कि युद्ध के बाद भारत में संविधान सभा बनाइएगा, और संविधान सभा जो बनेगा वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाएगा और भारत के लिए बनाया जाएगा, पहला शर्त है। दूसरा शर्त लोग कहते हैं कि जो केंद्र में अभी जो आप सरकार चला रहे हैं, यह उत्तरदायी सरकार हो, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। ये नहीं कि पैसा लेके आप ब्रिटेन भेज दें और यहाँ पे अकाल पड़े, भुखमरी पड़े, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने की वकालत करिए, आप बात करिए, प्रस्ताव रखिए, तो हम आपको समर्थन देंगे। ये दोनों बात अगर आप मानते हैं तो हम समर्थन देंगे कि आपको हम युद्ध में मतलब पार्टिसिपेट आपके साथ हम करेंगे। लेकिन लिनलिथिगो इस प्रस्ताव पे कुछ बात नहीं करता है, स्पष्ट कुछ नहीं बोलता है। अब जब स्पष्ट ये कुछ नहीं बोलेगा तो 39 में जो सरकार बनी हुई है, 6 स्टेट में जो कांग्रेस की सरकार बनी है, बंगाल और सिंध में जो गठबंधन की सरकारें काम कर रही हैं, वो तो रहेंगी, लेकिन कांग्रेस का जितना सरकार रहेगा 6 जगह पे, ये सब अपना रिजाइन कर देंगे और बोलेंगे कि हम ऐसी सरकार का बहिष्कार करते हैं, हमको नहीं रहना है। कि जो सरकार नाजीवाद फांसीवाद की बात करती हो, वहाँ पे तो लड़ रही है, ठीक है, हिटलर से लड़ रही है, लेकिन आपकी पॉलिसी जो भारत में है ये भी तो उससे कम नहीं है। हम आपका बहिष्कार करते हैं और हम इस सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। 1929 में इस सरकार से रिजाइन कर देते हैं। 28 महीने के बाद इनका त्यागपत्र हो जाएगा और यही सरकार बनने और गिरने की कहानी है, ठीक है। तो ये था, बीत गया। अब लिनलिथिगो जो है वो काफ़ी और परेशान हो जाएगा उस समय, क्योंकि पहले तो उसको आशंका था ना कि भारतीय लोग कहीं ना कहीं विरोध करेंगे, लेकिन अब तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग प्रस्ताव रखे और प्रस्ताव को लिनलिथिगो ठुकरा दिया है। अब लिनलिथिगो को और थोड़ा डर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस के लोग आंदोलन स्टार्ट नहीं कर दें, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में ऐसे ही हुआ था। गांधी एक प्रस्ताव देते हैं और उस प्रस्ताव को वायसराय नहीं मानता है तो फिर वो आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। वहीं डर लिनलिथिगो को इस समय होता है। तो लिनलिथिगो क्या करेगा कि एक प्रपोजल लाएगा भारतीयों के सामने, एक प्रपोजल आएगा जिसको हम कहते हैं लिनलिथिगो प्रस्ताव। और इस प्रस्ताव में कुछ बातें कही जाएगी और इसी प्रस्ताव को हम कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, जो आया है 1940 में। और यह एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन यही डायरेक्ट पूछा गया है कि लिनलिथिगो प्रस्ताव कब आया, अगस्त प्रस्ताव कब आया, या अगस्त प्रस्ताव जब आया उसमें वायसराय कौन था। यही कई बार मतलब हेडिंग से ही सवाल बन गया है, तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। 1940 में आया है। अब देखिए लिनलिथिगो प्रस्ताव में देखिए कुछ नहीं करेगा, भारतीयों को खुश करने की बात करेगा। ये कहेगा कि हम भारत में डोमिनियन स्टेटस देंगे,
ये डोमिनियन स्टेटस की बात करेगा। तो अब आप कहेंगे कि 1929 में नेहरू जी पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, बात सही है, लेकिन अंग्रेज़ों ने पहली बार इसमें डोमिनियन स्टेटस की चर्चा करेगी, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके पहले तो अंग्रेज कहते थे कि हम सत्ता ही नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करते थे, लेकिन कम से कम वहाँ तक पहुँचे तो हैं, यह बड़ी बात है और यही इस प्रस्ताव का थोड़ा ब्यूटी है। दूसरा बात करेंगे कि युद्ध सलाहकार एक पर काउंसिल बनाया जाएगा, मतलब अगर युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हमें काउंसिल बनाएंगे, उसके बाद काउंसिल का रिपोर्ट होगा, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे, मतलब एक किसी काम का नहीं है, ठीक है। तीसरा ये बात करते हैं संविधान का गठन करेंगे, और ये बात तो करते हैं संविधान बनाएंगे, लेकिन इसी में पेच फंसा के रख देते हैं। अंग्रेज नियम सब बनाएंगे, लगता है पढ़ने में कि ऊपर ऊपर से सब ठीक है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन उनका ऐसा होगा ना जो भारतीयों के पक्ष में नहीं होगा। तो ये कहेंगे हम संविधान सभा का गठन करेंगे, भारतीयों के लिए होगा, लेकिन भारत में कोई ऐसा वर्ग, कोई ऐसा समूह, कोई माइनॉरिटी क्लास है जो इनके संविधान में रुचि नहीं रखता हो या इंटरेस्ट नहीं रखता हो, इससे अलग अपना मतभेद कुछ रखता हो, तो वो एक अलग संविधान बना सकता है। मतलब कि अगर भारत में कुछ लोग अगर मानते हैं, हैदराबाद के लोग हैं, उनको मानते हैं कि ये संविधान अच्छा नहीं लगा, तो हैदराबाद अपना अलग संविधान बना लेगा, मैसूर अपना अलग संविधान बना लेगा, कश्मीर अपना अलग संविधान बना लेगा। मतलब अंग्रेज कहते तो हैं कि हम संविधान बनाएंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन यह भी फ्रीडम दे दिए कि जिसको पसंद नहीं हो एक अलग बना लेगा। और यह क्लॉज लगा दिया जाए तो भारत में कितने प्रिंसली स्टेट थे, सब एक दूसरे से मतभेद करते थे, तो सारे अपना अलग संविधान बनाते। मतलब भारत को कहीं ना कहीं एक खंड खंड में तोड़ने की बात कर दी है। एक छोटा सा क्लॉज ला के ये कोई यूनिफिकेशन की बात नहीं करते हैं, भारत को और एक तोड़ने की बात करते हैं। क्योंकि इनको अब लग रहा है कि अब हमारे बस में तो है नहीं, तो हम क्यों इनको यूनिफिकेशन की बात करें, हम तोड़ दें, ठीक है। तो यह बड़ा ही गलत है और बड़ा इसका क्रिटिसिज्म होगा। तीसरा ये बात करते हैं कि एक संघ बनाया जाएगा, और संघ कैसा होगा, संघ होगा देसी रजवाड़ा। बहुत जगह आप देखेंगे रजवाड़ा था, जैसे हैदराबाद, मैसूर, अवध, ये सब राजा, यहाँ पे राजा रूल करते थे। देसी रजवाड़ा और ब्रिटिश क्षेत्र जो था, इन दोनों को मिला के हम एक संघ बनाने की बात करते हैं। हालांकि कहने की बात थी, इसका कुछ ज़्यादातर असर नहीं होगा, लेकिन रणनीतिक प्रस्ताव लोगों को पसंद नहीं आएगा। पहला बात तो ये होगा कि डोमिनियन स्टेटस की बात तो अंग्रेज करेंगे, लोग खुश होंगे कि चलो कम से कम यहाँ तक पहुँचा तो है, लेकिन इनकी हिम्मत और बढ़ रही है कि जो अंग्रेज पहले डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं करते थे, अब यहाँ तक पहुँचे तो हैं, अब ये कहेंगे नहीं नहीं, हमको पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं चाहिए, और इस प्रस्ताव पे ठुकरा देंगे, इस आधार पे इस प्रस्ताव को ठुकराएंगे। दूसरा, युद्ध सलाहकार परिषद, तो इसका कोई मतलब था नहीं। तीसरा, अगर बात करें संविधान गठन का, तो ये इससे बहुत ज़्यादा नाराज़गी होगी, और ये कहेंगे कि आप जो ये क्लॉज लाए हैं, इससे तो भारत में कई तरीके के, कई तरह के संविधान बन जाएंगे जो भारत को तोड़ने के लिए कारण बनेंगे। ये भी नियम ऐसा था जिसे प्रस्ताव ठुकराया जाएगा। और चौथा जो होगा संघ का प्रस्ताव, तो ये कहते हैं कि पहले देश आज़ाद तो उसके बाद हम संघ तो खुद बना लेंगे। मतलब किसी न किसी तरीके से देखा जाए तो ये रणनीतिक प्रस्ताव जो था, यह भारतीयों को खुश करने के लिए आया था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं किया, और लगभग सभी दल इसमें, देखिए मुस्लिम लीग भी इसका विरोध करेगा। मुस्लिम लीग कहेगा कि हमारे मुसलमानों के लिए इसमें कुछ नहीं है ना। तो ये नेहरू इसी बात पे कहेंगे कि एक स्टेटमेंट है इसमें नेहरू का कि दरवाजे में सड़ी हुई कील कहकर इसकी निंदा की है। ये आप याद रखेंगे, दरवाजे में सड़ी कील, वो कांटी होता है ना, बारिश में बहुत दिन तक अगर सड़ जाए तो कैसा होता है, यही स्टेटमेंट होगा नेहरू का रणनीतिक प्रस्ताव के बारे में। आपसे एग्जाम में अगर, हालांकि कभी पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जा सकता है, फेमस स्टेटमेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे कि यह स्टेटमेंट नेहरू का है। कांग्रेस नेताओं का भी उसमें कहना था कि यह प्रस्ताव जिन्ना को कहीं ना कहीं पाकिस्तान बनाने के लिए मदद करेगा। जैसे अब देखिए, यहाँ पे संविधान अलग बनाने का बात किया गया, तो मुस्लिम लीग हो सकता है ना कि कहे कि इसमें
जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनाएगा संविधान, उसमें मुस्लिमों का हित नहीं कहा गया है। तो हम एक अलग संविधान बनाएंगे और एक अलग राष्ट्र बनाएंगे, और आगे चल के होता भी है। तो कहीं ना कहीं रणनीतिक प्रस्ताव में जिन्ना को सपोर्ट किया जाएगा कि आप एक अलग राज्य की मांग करिए। इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं हिंट करता है, ये इस पर आलोचना किया जाता है। लेकिन बहुत सारी कमियों के बावजूद भी यह इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पहली बार इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा गया कि हम संविधान का निर्माण करेंगे और भारतीयों के द्वारा करेंगे, और दूसरा बात कहा गया कि हम डोमिनियन स्टेटस लाएंगे। बस इसमें दो चीज़ अच्छी थी, बाकी जो था काम का चीज़ नहीं था, और ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। तो ये था आज का कुछ टॉपिक, और यह आज के लिए आज के टॉपिक से आपके लिए सवाल है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? आपको जो ऑप्शन सही लगे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और अगले टॉपिक में हम देखेंगे गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह कैसे स्टार्ट होता है, क्या क्या उसमें घटनाएं होती है, और फिर क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, वेबल कमीशन वगैरह ये सब देखते हुए हम 1947 में, अब जैसे देखिए हम एकदम आज़ादी के दरवाजे पे खड़े हैं, 47 में आज़ादी मिलेगी, और कुछ ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होंगी जो कहीं ना कहीं आज़ादी के लिए उत्तरदायी होगी, और हम जाके 47 में आज़ादी प्राप्त कर लेंगे। फिर उसके बाद दो तीन और लेक्चर होगा, उसमें हम देखेंगे और चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये कुछ बात था कि कुछ लोगों को अभी के टाइम में, देखिए कुछ मेल आ रहा है या कमेंट भी हमने कल देख रहा था, तो कमेंट में भी यही लिखा गया था कि कुछ लोगों को बहुत बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेके डिमोटिवेशन हो रहा है कि एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट हो रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। देखिए आप एक इंसान हैं, और जब एग्ज़ाम में इतना डिले होता है, स्वाभाविक बात है थोड़ा सा निराशा होगी। ये मैं कहूँ कि निराशा नहीं होगी, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। तो प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि टाइम जब डिले होता है किसी भी चीज़ के लिए तो थोड़ा सा निराशा होगी। और थोड़ा डिले नहीं हुआ है, ये 2021 का एग्ज़ाम है, अब तक इसको कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो कंप्लीट होते उनका अब तक नौकरी में ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए था। लेकिन यह तो डिले हो ही रहा है। 2022 का लगभग कितना हो गया, 12-7-19 महीने अगर बीत गया टोटल, और अभी तक प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, और हुआ भी तो किस तरीके से हुआ। ये तमाम घटनाएं जो हैं कहीं ना कहीं निराशा लाती है, और आप स्वाभाविक बात है कि निराशा होगी और आप थोड़ा सा परेशान होंगे। लेकिन अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको फैमिली से प्रेशर होगा, आपको सोसाइटी से भी प्रेशर होगा, ठीक है। लेकिन आप इसमें करेंगे क्या? आपका दोस्त थोड़े है, आप एग्ज़ाम को डिले नहीं ना किए हैं, आप ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई भी नहीं की है, आपने स्टडी भी किया है, आपने एग्ज़ाम भी दिया है, आपने सारा वो काम किया जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए। गलती तो आपकी है नहीं, और जब गलती आपकी नहीं है तो आप सज़ा क्यों भुगतें? हालांकि भुगत रहे हैं आप ही, टाइम तो आपका ख़राब हो रहा है ना। लेकिन ये आप अपने आप पर ब्लेम इस चीज़ का मत लीजिए कि एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ, हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं बिहार से, वहाँ पे ज़्यादातर फैमिली से प्रेशर कम होता है, सोसाइटी से प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और ख़ासकर इसमें मैं कहूँगा लड़कियों को प्रेशर 2 गुना से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये बात एक्सेप्ट करने में कोई कमी नहीं है। आप अपने आप को इस बात से खुश रखिए कि हमने पढ़ाई किया है और हमने अपनी ईमानदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो गलती मेरा है ही नहीं। अब बाबर के गलती का सज़ा जुम्मन मियाँ को थोड़े मिलेगा, ऐसे थोड़े होता है भाई। बीपीएससी का गलती है, प्रशासन की गलती है, सरकार की गलती है, डिले करती है, उसमें आपका क्या दोष है? अगर जो भी आपसे कोई पूछे उससे आप बताइए कि भाई हमारे सिलेबस में कमी थोड़े है, हम सिलेबस तो सारा पढ़े हैं, हम बिहार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस सब पढ़ लिए हैं। परीक्षा में लेने में गलती है ना, वो मेरा गलती थोड़ा। आप उस व्यक्ति को समझाइए, बताइए। और ये जो हालात पैदा हुए हैं इसमें कतई 1% भी आपका दोष नहीं है। तो अगर अपने आप पे ब्लेम ले रहे हैं तो यह आप गलत कर रहे हैं, अपने पे ब्लेम मत लीजिए। ये गलती किसी और का है। हाँ, भले समय के अनुसार सज़ा आपको मिल रही है, वो बात अलग है, लेकिन यह आपकी गलती नहीं है। आप आराम से पढ़ते रहिए। अभी जो भी जॉब का क्राइसिस खड़ा हुआ है इस समय, जो सरकारें हैं देश में, तमाम ऊपर से नीचे तक सब सरकार जिम्मेदार है।
इसमें आपका कहीं योगदान नहीं है। और जो आपसे कोई डिबेट करे, बहस करे कि नौकरी नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, तो उसके मारिए मुंह पे तमाचा और नौकरी का रिपोर्ट कार्ड दिखा दीजिए उसको। अभी सरकार का रिपोर्ट आया है पार्लियामेंट में, उसमें कहा गया है कि 8 साल में टोटल 7,22,000 नौकरी दिया गया है। बताइए, ये स्थिति है देश में जॉब का, जो 8 साल में 7,22,000 जॉब दिया गया है। और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे, यहाँ पे कमेंट करने वाले भी कम थोड़े हैं, कहेंगे कि भाई साहब कोविड था। तो देखिए, कोविड वगैरह का नहीं चलेगा प्रोपेगेंडा, क्योंकि कोविड आया है 2019 में, और 2019-20 में 38,500 सरकार ने नौकरी दिया है, ठीक है। लेकिन 2019-20 नहीं है, ये 2021 है। 2021 के टाइम में 38,500 जॉब दिया है। लेकिन अगर 2018 की बात करें तो 2018 में सरकार ने नौकरी दिया है 38,100, जो कि 8 साल में सबसे कम है। और 2018-19 की बात करें, इसमें कोविड कहीं था ही नहीं, कोविड आया ही नहीं था। कोविड का दुनिया के बारे में कोविड को पता ही नहीं था 2018 में कि कोविड कुछ है भी, आने वाला भी है, ठीक है। तो एक कोविड का बहाना नहीं चलेगा। सबसे कम जो नौकरी मिला है 2018 में मिला है लोगों को 38,100। एक साल में 38,000 लोगों को नौकरी मिलता है इतने बड़े देश में। तब बेरोजगारी और भूखमरी नहीं होगी तो फिर क्या होगा इस देश का? तो जितने नेता हैं तमाम नीचे से ऊपर तक, वो सारे नेता जिम्मेदार हैं, सरकारें जिम्मेदार हैं। आप कतई जिम्मेदार नहीं हैं इस बेरोजगारी के लिए, बशर्ते आप पढ़ाई किए हैं तो, ठीक है। अब इतना कम नौकरी होगा तब बताइए, बेरोजगारी तो बढ़ेगा ना, कट ऑफ तो भागेगा ना, लोग तो बेरोजगार रहेगा। किसी भी ऑफिस में चले जाइए, आपको हर जगह एक ही बहाना है, एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। रोड पे चले जाइए, बेरोजगारी से पब्लिक जूझ रहा है। तो किसकी कमजोरी है? एक स्टूडेंट करेगा, क्या करेगा? स्टूडेंट तो पढ़ेगा, नौकरी करेगा, यही नहीं करेगा जी। अब जाके आंदोलन करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, और आंदोलन प्रदर्शन कोई सुनने वाला है? साल भर से आंदोलन चल रहा है, 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है यूपीएससी अटेम्प्ट का, कहाँ दे पाया सरकार? आंदोलन कौन करेगा और कौन सुनेगा इस समय? तो देखिए, क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और इसमें आपकी समस्या कोई नहीं है। आपकी मतलब आपकी जो समस्या आपके साथ हो रही है, लेकिन आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। आप आराम से पढ़िए, और जो भी आपको इस तरीके का बात करे, थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर रहिए, अपने आप को आप बूस्टअप रखिए। और देखिए, कहना बहुत आसान है कि अपने आप को पॉजिटिव रखिए, बूस्टअप रखिए, लेकिन आप कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं काम बहुत मुश्किल है थोड़ा, लेकिन क्या करिएगा, करना इसी को है। और जो भी सफल व्यक्ति होता है वो समाज से जूझता भी है, अपने आप से जूझता है, समाज से जूझता है, फैमिली से जूझता है, तभी तो सफल बनता है, और इसलिए तो उसकी कहानी बनती है। तो इतिहास रचने वाले हमेशा ही इन सारी समस्याओं से जूझते हैं, आगे बढ़ते हैं, और फिर इतिहास रचते हैं, फिर उनका नाम अमर होता है, ठीक है। आपको भी इसी कड़ी में सोचना है, समझना, और थोड़ा सा आत्मविश्वास को बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। ये मुश्किल है, तो कहना बहुत आसान है, लेकिन करना आप ही को है, और करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हम लोग भी उसी फेज से गुजर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, आप भी करिए, हम तो यही कह सकते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो बहुत सारा मेल आता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है इसमें। और देखिए, कुछ लोग समर्थन आप करें, विरोध करें, जो भी करें, लेकिन अभी का जो वर्तमान का जो सरकार है, बेरोजगारों पे और यूथ पे जितना करारा प्रहार ये किया है ना, इतना अब तक का कोई प्रधानमंत्री इतना कम रोज़गार नहीं दिया है, चाहे वो सरकारी फील्ड हो या प्राइवेट फील्ड हो। मतलब रोज़गार के मुद्दे पे देखें या यूथ के अपॉर्चुनिटी के मुद्दा पे देखें, इस सरकार ने पूरे तरीक़े से बर्बाद कर दिया है। अब हो सकता है आप कहेंगे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो हम ऐसा कमेंट कर देंगे ना, तो अगली बार हम हिस्ट्री का टॉपिक नहीं बनाएंगे, हम प्राइवेटाइजेशन का डाटा लेके आ जाएंगे। तो इस तरीके का नॉनसेंस वाला कमेंट मत करिएगा। तो यह सरकार निकम्मी सरकार है रोज़गार देने में, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए या ना करिए, ये फैक्ट बात है, ठीक है। तो इसमें आपका कहीं से कोई लेना देना नहीं है, इस सरकार की नाकामी है, निकम्मी सरकार है। आप चुपचाप पढ़ाई करिए, और जब भी एग्ज़ाम होगा, आप अपने तैयारी को एक बेहतर धार दीजिए कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। बाकी जो समाज में चीज़ें चलते रहती हैं वो तो होगी ही। हमने कई आंदोलन में देखा है, गांधी को लोग क्रिटिसिज्म करते थे, तो आपको लोग क्रिटिसिज्म करेंगे ही। समाज किसी का हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। तो यही सब बातें हैं, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।